ओके। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 का पार्ट सेकंड का एटम। ठीक। मोस्टली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। सबसे जो उसमें पोर्शन कवर होगा वो 9 10 में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, आपने नील बोर मॉडल पढ़ा होगा। तो बेसिकली सारा उसमें है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रखा है इसमें। पर अगर आपने 9 10 ढंग से पढ़ रखा है तो वही आएगा, कोई इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पूरा थ्योरी है, कोई इजी चैप्टर, छोटा चैप्टर हो जाएगा। ठीक। और बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, मैं ऐड हो चुका हूँ। आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे थ्योरी के या न्यूमेरिकल्स के, आप उसमें रिटन, हैंड रिटन या जो भी वॉइस के थ्रू आप भेज दीजिए, मैं उसमें आप ग्रुप में आंसर दे दूंगा। आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो बस टॉपिक बता दीजिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे डाउट है, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। रिटन भी दे दूंगा, आप चाहेंगे तो आपको मैं लाइव क्लास में भी आपको क्लियर करवा दूंगा आपके डाउट्स। और डाउट्स क्लियर करते चलिएगा, डाउट रखिएगा मत। फिर डाउट आप रखेंगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा आगे में। लास्ट में क्या होता है, कुछ क्लियर ही नहीं होता, सारा डाउट रखा रह जाता है। तो आप जैसे डाउट्स आप नोट करके दूसरे दिन आप भेज दीजिए, उसी टाइम मुझे भेज दीजिए, मैं उसी टाइम आपका या विद इन 2 आवर्स में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम। ये है क्लास 12 का, हाँ 12th का है, ये पार्ट 2 का। एटम होता है क्या पता है आपको? इनडिविजिबल पार्ट। क्या? इनडिविजिबल पार्ट। आपसे पूछते हैं मैटर क्या होता है, अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जब आप मैटर को डिवाइड करते हैं, आपको एक ऐसा पोर्शन मिलता है जो वो इनडिविजिबल होता है, वो जो फर्दर टूटता नहीं है। राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कभी कभी लोग डाउट ये होता है, सर एटम के अंदर सर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, वो एटम का एक पार्ट है। आप तोड़ दोगे तो बचेगा ही नहीं एटम। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बच रहा है वो क्या पार्ट बच रहा है? एटम। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा सेल, कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। अब वो सर सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है, तो वो एग्जैक्टली वही सेम केस यहाँ पे भी है कि एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है। ठीक। तो 9th क्लास में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा सर, जो इंडियन साइंटिस्ट है आर्यभट्ट वगैरह, उन्होंने भी डिस्कवर किया था कि भैया ठीक है, कोई अनडिविजिबल पार्ट है। जब किसी मैटर को आप डिवाइड करोगे तो आप लास्ट में एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जो वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसको उन्होंने बोला क्या? अनडिविजिबल। जो फर्दर जो यूरोप साइंटिस्ट है उन्होंने बोला वो क्या है? एटम है। तो एटम में जो पहला आता है आपका कौन आता है? जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम? पहला वाटरमेलन, तरबूज के जैसा। दूसरा एक और नाम क्या है? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग। कल मैं इसकी जो थ्योरी जो पढ़ा रहा हूं, इसी के नोट्स भी कल मैं आपको अपलोड करवा दूंगा ऐप पे, तो परेशान मत होइए। प्लम पुडिंग आपने देखा होगा, केक होता है। आपने अगर यहीं पे जो मेले वगैरह में आपने खाया होगा, वो पीले वो क्या मिलता है? वो हलवा पराठा। वो येलो येलो कुछ होता है, बीच में चेरी रखी होती है रेड रेड कलर के, तो उसी तरीके से आप समझे प्लम पुडिंग ऐसे ही कुछ होता है। वाटरमेलन तो पता ही है, वाटरमेलन क्या होता है? रेड कलर का रहता है, और जो बीज होते हैं वो क्या? ब्लैक 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 होते हैं। तो कौन से समझिए, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए। पॉइंट में आपको पॉइंट में बोल रहा हूं, पॉइंट में याद चलिए। पहली बात, जो पहला मॉडल दिया था वो दिया था आपके जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपका जो एटम है वो राउंड शेप में। पहली बात, एटम क्या है? राउंड शेप में। लिखता चला रहा हूं मैं, एटम आपका क्या है? राउंड शेप में। पहली बात, ROUN, राउंड। और ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आपको पहले बता चुका हूं, जब भी न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं चार्ज है ही नहीं, चार्ज है बट क्या है? बराबर, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इन्होंने कहा न्यूट्रल है, तो कैसे न्यूट्रल है ये जानिए। उन्होंने कहा, मान लिया अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन है और ये आपका बीज जो है वो क्या? ब्लैक वाला पोर्शन है। तो इन्होंने कहा जो रेड वाला पोर्शन हो वो क्या हो जाएगा? वो एक्ट करेगा एज ए पॉजिटिव, और जो आपका ब्लैक जो बिया है वो क्या होगा? एज ए नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। मतलब क्या? जितना क्वांटिटी आपके प्लस की उतनी क्वांटिटी क्या आपकी माइनस की है। ठीक। जितना प्लस उतना माइनस, दोनों क्या हो गया? बैलेंस आउट हो गया। क्या हो गया? और फिर वो न्यूट्रल हो गया। तीसरी बात, तीसरा जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब क्या इसका? कि जैसे आपने इसे कट किया तो जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मान लीजिए कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पे आ रहा है,
जितना नेगेटिव इतने में आ रहा है उतना ही नेगेटिव इतने में भी आएगा, उतना ही नेगेटिव इतने में ही आएगा, उतना ही नेगेटिव इतने में आएगा। मतलब हर तरफ आपका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, हर तरफ बराबर, ऐसा नहीं कहीं पॉजिटिव ज्यादा कहीं पे नेगेटिव ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ चारों दिशाओं में पूरे पूरे कंप्लीट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप हाथ रखोगे वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको जैसे मान लीजिए ये है, दो बिये इधर है, दो बिये इधर है, आपने ये काट दिया तो दो नेगेटिव इधर, दो नेगेटिव उधर है, इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आप कहीं से भी डिवाइड करोगे तो दो बराबर भागों में वो कटता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसका मॉडल था, जे थॉमसन का मॉडल था। इसमें कहीं पे भी इन्होंने, इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी लिमिटेशन ये थी, इन्होंने कहीं पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी न्यूक्लियस की इन्होंने बात ही नहीं की, न्यूक्लियस की इन्होंने बात नहीं की। लिखवा दे रहा हूं मैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो लिख देता हूं मैं, चलिए लिख देता हूं मैं। लिमिटेशन बोलिए या ड्रॉबैक बोलिए किसका, जे थॉमसन का। क्या क्या बोला इन्होंने, पहला बोला डज नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इन्होंने तो बात जिक्र ही नहीं किया कि भैया न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है। दूसरी बात, डज नॉट टॉक अबाउट ऑर्बिट्स। आपको पता है ना, जो न्यूक्लियस के बाहर जो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इन भाई साहब ने उसकी बात ही नहीं की। ठीक, तीसरी बात क्या है, डज नॉट टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम भैया स्टेबल कैसे, हमें पता ही नहीं। चौथा पॉइंट, डज नॉट टॉक अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस। और सर कहोगे सर भैया ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, आपको मैं जानने से पहले आपको मैं पढ़ाया था, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि जो हर आपका जो रेडिएशन होता है उसका रेंज अलग अलग होता है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो जो वेवलेंथ होते हैं वो भी अपने आप में क्या एक वेव है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं कभी कभी। ठीक, इन्होंने ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर, इसके बाद हमारा जो मॉडल आता है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा, इतने ही पॉइंट है इसमें। ये थॉमसन मॉडल ये था कि राउंड शेप में होता है, वाटरमेलन जैसा होता है या प्लम पुडिंग जैसा होता है, राउंड शेप में होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, सारे आपका रेड वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव वाले उसके अंदर, इन्होंने वर्ड यूज किया था एम्बेडेड। क्या वर्ड यूज किया था, एम्बेडेड वर्ड यूज किया था। मतलब क्या, उसे फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, जो बिया होता है तरबूज को धसा हुआ होता है ना, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया, एम्बेडेड यूज किया था, एम्बेडेड, EMBEDDED। ठीक, धसे हुए होते हैं, तो इतना इन्होंने बोला था। इनका ड्रॉबैक्स आपको ये लिखवा दिया हूं, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बोला, ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बोला, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोला, और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में इन्होंने नहीं बोला। अब इतनी भाई खामियां थी तो खामियां दूर हो गई। खामियां दूर किसने की, एक भाई साहब आए, कौन भाई साहब आए, रदरफोर्ड। ठीक, अब रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, लेकिन जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो पहले हम जानेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट था क्या, पहले ये जाने, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, नाम है उसका अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग, आप सबसे पहले अल्फा स्कैटरिंग बारे में जानेंगे। आपको जानना होगा भैया अल्फा होता क्या है, पहले ये जानिए, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से। मैंने आपको सिखाया था क्या, ईटा पर नाचे, आई होप कि आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा यहाँ पे आपको, ईटा पर नाचे। ये शॉर्टकट होता है चीजों को याद करने के। क्या चीजें याद करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। जैसे देख लीजिए, आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की, टा मतलब थॉमसन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक, पापा मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया प्रोटॉन को, रा मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की। नाना मतलब न्यूट्रॉन। ठीक, डिस्कवरी किसने की, चा से चैडविक। तो याद रखिएगा, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, लोग न्यूट्रॉन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, न्यूट्रॉन में शॉर्टकट है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
ठीक, किसने किया था कि रदरफोर्ड ने किया था? बाय रदरफोर्ड ने किया था, बाय रदरफोर्ड। इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला था? इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि आपका न्यूक्लियस होता है, कोई एटम के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उससे आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। आपने जो यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बट अगर पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आप बोलोगे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, जो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने? रदरफोर्ड ने किया था। उसके थ्रू आपको क्या मिला? न्यूक्लियस मिला है। ठीक, मैं इरेज कर रहा हूं। पहले हम जानेंगे अल्फा होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले जानिए अल्फा होता क्या है। अब बता चुका, जो एक अल्फा पार्टिकल होता है वो बराबर होता है किसके? हीलियम के। इतना याद रखिए, जो एक अल्फा पार्टिकल होता है वो किसके बराबर होता है? हीलियम के। ठीक, हीलियम का मास कितना होता है? चार्ज होता है 2 और मास होता है 4। तो बात याद रखिएगा। तो जो पूछेंगे अल्फा कितना भारी होता है, आप बोलोगे 4 ग्राम या 4 यू के बराबर होता है, और दो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का होता है और मास 4 का होता है। एक अल्फा जो होता है वो बराबर होता है एक हीलियम के पार्टिकल के। पढ़ा चुका हूं आपको मैं। और जब इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, आपको लिखवा चुका हूं, सब कुछ लिखवाया मैंने आपको। किसमें लिखवाया मैंने आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपको पढ़ा के आया हूं मैं, वहां पे सब लिखवाया है। सबसे एनर्जी सबसे कम किसकी? अल्फा की होती है, उससे ज्यादा बीटा की होती है, उससे सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की होती है। ठीक, लिखवा चुका हूं मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये चलिए जानते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट देखिए पहले। इन साहब ने, रदरफोर्ड ने साहब ने क्या किया? इन्होंने लिया एक, क्या लिया इन्होंने? गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? गोल्ड की फॉयल लिया। ठीक, ये गोल्ड की फॉयल ले। बता रहा हूं आपको मैं गोल्ड ही क्यों लिया। देखिए, साइंस में आपको यही से पढ़ना है। क्यों, क्या, कैसे, बात ये पढ़ना है। क्यों, कब, कैसे, कहां, वाई, व्हेन, हाउ। ऐसे कुछ आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। साइंस पढ़ने का तरीका यही है। तो आपको क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको फटाफट आपके आंसर और डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। गोल्ड लिया, सवाल ये होता है गोल्ड ही क्यों लिया, बता रहा हूं आपकी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इन्होंने यहां पे एक सोर्स लिया। सोर्स, किसका सोर्स? जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो। ठीक, अल्फा निकला, यहां पे हिट किया। जब हिट किया, यहां पे इन्होंने स्क्रीन लगा रखी थी, तो स्क्रीन पे जाके ऐसे टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो निकला वो टच हो रहा है जाके। ये पूरा हुआ, इन्होंने गोल्ड लिया, टच किया। पहली बात देखिए, गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 1800 ईस्वी में कुछ हुआ था, 1800 में हुआ था, राइट। उस समय ऐसा थोड़ी कि भाई पैकेट में डब्बे में बंद होकर केमिकल सप्लाई हो रहा है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर मार दिया और आ गया। बात वहां पे जो कॉन्सेप्ट दिखाया था, वहां पे दिखाया था फैक्टर्स अवेलेबिलिटी का, कि चीजें आपकी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि गोल्ड, चांदी, ये सोना चांदी वगैरह क्या था, तब भी बहुत आम था। ठीक, ज्वेलर्स वगैरह तब भी थे राजा महाराजाओं के पास। तो गोल्ड यहाँ पे जो लिया गया वो डिपेंड लिया गया अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि हाँ भैया अवेलेबल है मार्केट में, उठा के ले आओ। ठीक, अगर जो एडवांस केमिकल था वो तब वो डिस्कवर हुए ही नहीं थे। ठीक, इसलिए यहाँ पे गोल्ड लिया गया। दूसरी बात, पहला पॉइंट हो गया अवेलेबिलिटी का। दूसरा पॉइंट हो गया, जो गोल्ड होता है, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो पीरियोडिक टेबल में बहुत नीचे आता है। दिखाता हूं मैं आपको। गोल्ड जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में बहुत नीचे आता है। नीचे आएगा तो क्या होगा? आपने एक टर्म पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती क्या है? देखिए, जैसे 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 आप पीरियोडिक टेबल नीचे आते हो, वैसे वैसे न्यूक्लियस का यानी एटम का साइज बढ़ता है। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो शेल है, शेल भी बढ़ेगी, दूर जाएगा। इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो खिंचाव है वो दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मतलब अब जो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो कम होगा। कम होगा तो क्या, आप जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसे आप कम एनर्जी से निकाल सकते हो। बता चुका हूं आपको, मैंने पढ़ाया था क्या? आपको मैंने पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि जब साइज बड़ा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो आप एक सफिशिएंट कम यानी कम एनर्जी देके आप उसे खींच सकते हो, उसे बाहर निकाल सकते हो। इसलिए इन्होंने यहाँ पे गोल्ड को लिया है। इसलिए गोल्ड का साइज बड़ा है, इसलिए दूर इलेक्ट्रॉन दूर है, तो आप कम एनर्जी देके उसे फटाक से निकाल लोगे। क्लियर? दो फैक्टर हैं गोल्ड लेने के, पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर?
तीसरी बात आपने तीसरा दो आपने रट्टे मारे होंगे 9th में कि गोल्ड सबसे ज्यादा क्या डक्टाइल मैलिएबल है, सॉरी डक्टाइल, डक्टाइल बोले मैलिएबल क्या होता है? डक्टाइल होता है किसी मेटल को आप सबसे पतले से पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 1 ग्राम 10 ग्राम में कुछ 1 किलोमीटर आप खींच सकते हो, ऐसा कुछ सीन है गोल्ड का। और मैलिएबल क्या होता है कि किसी मेटल को आप किसी शीट में पीट के शीट बनाते, चादर बनाते हैं, शीट लोहे की चादर होती होती पतली सी, तो वो भी होता है सबसे पतला गोल्ड। तो यहाँ पे जो इन्होंने शीट जो ली थी बहुत पतली ली थी, बहुत थिन शीट ली थी, इसलिए इन्होंने गोल्ड को लिया। यहाँ पे भी ये गोल्ड को आप पीट के एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक रीजन ये भी बनता है गोल्ड लेने का, ठीक। तो 3 रीजन हो गया हमारे पास। चलिए अब देखिए, जब इन्होंने हिट किया आके, अब हमने कहा हमने गोल्ड लिया है, गोल्ड में जाहिर सी बात है गोल्ड भी अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है केमिस्ट्री का, उसके अंदर वो भी किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा, एटम सारे अरेंज होंगे उसके अंदर, एटम के अंदर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। चलिए जब अल्फा ने हिट किया, जाहिर सी बात है, तो अब क्या स्ट्राइक करेगा, तो यहां पर तोड़फोड़ मचाएगा, तो वो तोड़फोड़ मचाएगा तो क्या होगा, पहले ये देखिए हुआ क्या वहां पे, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये भाई साहब देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस, ये सॉरी एटम, ये आपका न्यूक्लियस। यहां से देखिए रेज आए अल्फा वाली, आई देखिए 3 फिनोमेना देखे गए यहाँ पे, जो भी जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किया 3 चीजें हुई वहां पे। क्या चीजें हुई? उसने ये पाया कि बहुत सी लाइनें सीधे निकल गई, अनडिफ्लेक्टेड। क्या हुई? अनडिफ्लेक्टेड निकल गई, अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या हुआ, बहुत सी लाइनें ये हुई स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे मुड़ गई। क्या हुआ? ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। तीसरा क्या हुआ? तीसरा देखिए, तीसरा क्या देखिए, आप आए 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 बाउंस बैक हो गई, इसी रास्ते पे आई, हिट होने के बाद 180 पे रिटर्न हो गई भैया, 180 पे बाउंस हो गई, BOUNC बाउंस हो गई। मतलब 3 चीजें हुई यहां पे, कुछ रेज खाली निकल गई, कुछ रेज स्लाइडली डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ रेज एकदम 180 पे रिटर्न हो गई, बिल्कुल जैसे ऐसे हिट किया ऐसे हिट किया, वापस इसी रास्ते वापस चली गई। तो ये तो एक्सपेरिमेंट पता चला। तो एक्सपेरिमेंट जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और एक होता है एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। रिजल्ट आपके सामने है कि भैया हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे हमें ये मिला कि रेस सीधे निकल गई, रेस डिफ्लेक्ट हो गई और रेस बनते बाउंस हो गई। अब इसे कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन समझिए पहले। कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम के अंदर जो अनडिफ्लेक्ट जो सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। क्या है? खाली स्पेस है। एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। एटम के अंदर बहुत सी जगहें खाली हैं। दूसरी बात, जो डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट से पता चलता है कि किस हाइट से बात है, डिफ्लेक्ट पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहां पे कोई चार्ज है, सेंटर में कुछ ना कोई चार्ज है। चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट। अब यहां एक डाउट आएगा आपका, सर डिफ्लेक्ट कैसे होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैंने कहा आपने भेजा किसको, अल्फा को। अल्फा किसके बराबर होता है? हीलियम के। इसके बराबर होता है एक हीलियम के। हीलियम में अपने आप में क्या है? एक एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। जब भैया न्यूक्लियस, जब एटम आ रहा है, एटम के न्यूक्लियस आया आया आया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या हुआ? रिपल्शन लगा। रिपल्शन लगता है तो कहां जाता है? दूर भागता है। तो इससे भाई साहब ये दूर भाग गए। समझ में आया डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो अल्फा का जो न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव है, जो इसका पॉजिटिव, उसका वजह क्या? रिपल्शन हुआ, जिससे वो भाई साहब स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए, इसलिए यहां पर डिफ्लेक्शन आपका हुआ। तीसरा फिनोमेना, वोलेटिलिटी बाउंस क्यों हुई? वोलेटिलिटी बाउंस इसलिए हुई क्योंकि यहां पे एटम के अंदर उसके सेंटर पे जरूर कोई ना कोई बहुत हार्ड चीज मौजूद है। हार्ड और बहुत हार्ड एंड डेंस, हार्ड एंड डेंस। सेंटर इज प्रेजेंट, सेंटर इज
प्रेजेंट। इतना ज्यादा वो हार्ड और डेंस है कि भाई साहब वो 180 पे ही बाउंस बैक हो गई। क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट हुआ। रिजल्ट के बेस पे ये 3 कंक्लूजन निकले हैं। 3 क्या है? कंक्लूजन है। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो अप्रोक्सीमेटली जो साइज होता है, हमने कहा बड़ा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा क्या है, एटम के अंदर एक छोटा सा क्या न्यूक्लियस है। अगर आपको बेसिक आइडिया जाना है कि बेसिकली होता कितना है, एक आपको रियलिटी वाला आइडिया जाना है, तो आप ये मान लीजिए, आपने अगर देखा होगा फुटबॉल के ग्राउंड में आप सेंटर में आप एक मटर का दाना रख दीजिए। फुटबॉल के ग्राउंड में एक मटर का दाना इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। क्या फुटबॉल का ग्राउंड क्या है? एटम है। उस एटम के अंदर जो आपने एक छोटा सा मटर का दाना रखा हुआ है, वो क्या है? वो आपका न्यूक्लियस है। इतना छोटा, लेकिन बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल बहुत हार्ड और डेंस है वो। ये सारा का सारा मास कहां पे कंसंट्रेटेड है? एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड कहां पे है? न्यूक्लियस में है। ये भी लिख देता हूं मैं ये भी लिख दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एटम इज concentrated in न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हुआ आपका क्या? रदरफोर्ड का मॉडल। चलिए एक बात और बेसिक और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए आप, जो बेसिक चीजें हैं। हाँ, इन्होंने एक बेसिकली एक वो दिया था, साइज दिया था। किसका साइज दिया था? साइज अप्रोक्सीमेशन दिया था कि एटम का साइज होता कितना है। इतना याद रखिएगा, जो एटम का साइज होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में। कितना होता है? एंगस्ट्रॉम में। साइज ऑफ एटम होता है कितना? 10 की पावर -10 मीटर। किसके बराबर होता है? एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। पढ़ा चुका हूं आपको, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर से पढ़ा चुका हूं, पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये 10 की पावर -10 मीटर, याद रखिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक हो गया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अंदर कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है? आपको पहले मैंने स्टार्टिंग के पढ़ाया था फिजिक्स में, कूलॉम्स लॉ। क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम चार्ज या फिर अपोजिट चार्ज। आपको दिख रहा है यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और प्रोटॉन भी एक चार्ज है। दोनों बीच में क्या लगेगा? कूलॉम्स लॉ लगेगा। कूलॉम्स लॉ फॉर्मूला क्या था? याद है कि नहीं याद है किसी को? देखिए, F इज इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या था? कूलॉम्स लॉ, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उनका क्या, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे बस कुछ नहीं किया है, यहां पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यही इतना ही होगा बस, ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक 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 ठीक, चलिए अब हमारा क्या आ रहा है? आपने तो ये पढ़ लिया कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अब आप पढ़ेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब पढ़ेंगे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने क्या दिया। ये पढ़िए, ये हम जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल, जो भी आप बोलना चाहें, न्यूक्लियर बोलो एटॉमिक बोलो, तब एक ही बात है। ठीक, इन्होंने क्या बोला भैया? देखिए, इन्होंने ये बोला कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे, जो आपने इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, और वो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था?
रदरफोर्ड सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे एक वो है ड्रॉबैक बता रहा हूं आपको क्या है। दूसरी बात क्या है, होल मास इज कंसेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, होल मास इज कंसेंट्रेटेड एट सेंटर, सेंटर में होता है, सेंटर में कौन होता है भैया, न्यूक्लियस। ठीक, दूसरी बात क्या है आपके, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इतनी बातें किसने की थी, इतनी बातें की थी आपके रदरफोर्ड ने। चलिए रदरफोर्ड ने इतनी बातें की थी, ठीक। अब आते हैं ड्रॉबैक पे कि रदरफोर्ड भाई साहब का ड्रॉबैक क्या था, ये जानिए। ये बातें हो गई, नोट कर लीजिए इसको। अब ड्रॉबैक जानते हैं। अब देखो इन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। आपको ये पता है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए ये न्यूक्लियस है, इन भाई साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन भैया रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है अगर कोई रिवॉल्व कर रही है उसकी एनर्जी कम होगी, कोई रिवॉल्व कर रही है उसकी एनर्जी कम होगी, तो क्या आएगा, मान लो भाई साहब घूम रहे हैं, इसकी एनर्जी कम होगी, जब इसकी एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस के पास आएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे आगे कूद जाएगा। क्योंकि अगर जैसे जैसे घूमेगा उसकी एनर्जी कम होगी, जैसे एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के पास आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियस में कूद जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता कुछ तो भैया कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे हम जो सब कुछ हम देख रहे हैं कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करती अगर ऐसा कुछ होता तो। बट इनकी थ्योरी के हिसाब से, इनके मॉडल के हिसाब से ये कह रहे हैं कि अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कूद जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा, जंप कर जाएगा, चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी। तो यहां पे इनका ड्रॉबैक क्या आ रहा है, ड्रॉबैक ये आ रहा है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। कहां गया, देखिए ड्रॉबैक क्या रदरफोर्ड का, इनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके हिसाब से भाई कूद जाना चाहिए, लेकिन कूदता नहीं है भाई, रियलिटी में कूदता नहीं, जंप नहीं करता है। तो फिर सीन क्या है, बता रहा हूं सीन क्या है। ड्रॉबैक देखिए, ड्रॉबैक किसका, रदरफोर्ड का। पहला, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा वही तो हर जहां ही आता है, डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो पता समझ में आया स्टेबिलिटी ऑफ एटम से मतलब क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम से मतलब वही है कि आपका इनके हिसाब से कूद जाना चाहिए बट कूद नहीं रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बता ही नहीं रहे भाई। अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो स्टेबल है, तो स्टेबल इनके हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेबल है तो कैसे है हमें नहीं पता भैया, कैसे है। ठीक, तो इन चीजों को दूर करने के लिए भाई साहब हमारे जो हीरो हैं अभी जो प्रेजेंट के जो चल रहा है जिनका मॉडल, हमारे भाई साहब आते हैं नील बोर। कौन है, नील बोर मॉडल, जो अभी फिलहाल करंट में चल रहा है। हमारा जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेटेस्ट, वो है क्या, नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल, इन्होंने ये कहा भाई साहब ने कि माना ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं कि भैया न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन ये लगी हुई है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करेगा, वो अपनी एनर्जी को कम नहीं करेगा। रिवॉल्व कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है। बनी हुई तो न्यूक्लियस के पास आगे ये कूदेगा नहीं, तब कूदेगा क्योंकि इसकी एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही है। जब खर्च नहीं हो रही है तो उसी ऑर्बिट में चुपचाप घूमता रहेगा, वो आगे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कुछ क्या, सर्टेन ऑर्बिट्स का। किसका,
अलाउड, आप आगे पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे आप या अलाउड ऑर्बिट्स बोलेंगे कि कुछ कंडीशन दी थी कि कुछ कंडीशन में ही कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, नील बोर मॉडल में पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ते हैं। पहले आप जानेंगे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में, इसी के सब कुछ इसी के अंदर आएगा जो भी है। ठीक, समझ में आया इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कुछ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होंगी, उस ऑर्बिट रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, एनर्जी खर्च नहीं होगी तो वो स्टेबल रहेगा। चलिए मैंने आपको सिखाया था क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कौन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये सारा केस किसका बन रहा है? ये सारा का सारा केस किसका बन रहा है? रोटेशनल मोशन का बन रहा है। किसका बन रहा है? रोटेशनल मोशन का। ये रोटेशन हो रहा है ना, देखो रोटेशन में कौन आता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। रोटेशन मोशन में आता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने में हेल्पफुल होता है या करवाता है। ठीक, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? mv²/r होता है। mv²/r होता है। ठीक, क्योंकि यहां बात सर्कुलर की हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी यहां पे तो भैया लग रहा है, क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां पे एक और लग रहा है, क्योंकि यहां भैया देखो चार्ज मौजूद है, यहां प्लस है, ऊपर क्या माइनस है। प्लस माइनस बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर जिसे आप कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं, तो यहां पे कूलॉम्स फोर्स भी लग रहा है। इसे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दे रहा हूं, Fe बोल रहा हूं। आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, यही सब पढ़ाया है कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से नहीं आता, वो किसी ना किसी दूसरे फोर्स से या दूसरे फिनोमेना से ओरिजिनेट होता है। जैसे मैंने तभी बताया था आपको, इसलिए आज मैं फिर से उसको रिकॉल कर दे रहा हूं। सपोज दैट आप अगर एग्जांपल लीजिए अर्थ का, अर्थ है, सन है, या अर्थ सन ले लीजिए या फिर अर्थ मून ले लीजिए। ठीक, गोल गोल घूम रहे हैं, तो और यहाँ ये सर्कुलर का यहाँ भी बन रहा है। सर्कुलर क्या बन रहा है? सर्कुलर वाला केस क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर में घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा। सवाल ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? तो आपने 11th में पढ़ा होगा क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ किसके बीच में होता है? दो चार्ज के बीच में होता है। तो उसी तरीके से जो न्यूटन्स लॉ होता है वो क्या होता है? दो मास के बीच में होता है, m1 m2। तो डिस्टेंस कितनी होती है? r होती है, तो फोर्स इतना ही लगता है। F कैपिटल G होता है, m1 होता है, m2 होता है, अपॉन r² कुछ होता है। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स लगा उसने पैदा किया, किसको पैदा किया? सेंट्रीपिटल फोर्स को, ऐसा फोर्स जो उसे गोल गोल घुमा रहा है। ठीक, सेम इसी तरीके से जो यहां पे जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसे पैदा कहां से हुआ? ये पैदा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, या जिसे आप कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। कि कूलॉम्स लॉ लगने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हुआ, उसने उसको गोल गोल या सर्कुलर पाथ में घुमाया। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं, चलिए देख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ, और दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आप बोल रहे हो कि ये पैदा कहां से हुआ? यहां से हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने पैदा किया, दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होते हैं, तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पाता है। यानी देखिए, ठीक, देखिए तो आपका जो Fe होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और कितना है आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा दोनों चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मान लिया हमने। इस डिस्टेंस कितनी? r² है, और ये भी बताया मैंने कितना होता है? mv²/r होता है। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपका यहां से आएगा। किसका रेडियस? रेडियस ऑफ एटम। ये रेडियस कितनी आएगी? ये देखिए, एटम की रेडियस जो आपका ये फॉर्मूला आएगा, ये आएगा e², यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन 4 पाई स्क्वायर mv²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी एक नंबर में पूछा जाता है, 10 फॉर्मूले और रट्टे मारने हैं आपको। ठीक, ये मिला क्या आपको? रिलेशन किसमें बीच में? वेलोसिटी, और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ एटम। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए अगेन एक फॉर्मूला से वो फॉर्मूला निकाल देते हैं। जैसे अब तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? 9th क्लास में पढ़ के आया, 9th क्लास में हाफ mv² होता है, हाफ mv²। v का वैल्यू यहां पे रख दीजिए, v की वैल्यू, जब v की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो आपका जो ये है काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आएगी कितनी आएगी आपको?
ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था क्या, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, माइनस में होती है और हाफ होती है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बस फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, कैसे आया ये नहीं जानना आपको, फॉर्मूला याद रखने काम हो जाएगा। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के और रेडियस ऑफ एटम के। ठीक, अब बात करते हैं क्या, टोटल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, टोटल एनर्जी की। एक बार याद रखिएगा, नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या दिखा रहा है, नेगेटिव यहाँ पे ये दिखा रहा है डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये दोनों को, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये हो जाएगी आपके क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस कीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितना थी आपको, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस करके फॉर्मूला जो आपका आएगा टोटल एनर्जी का वो आएगा। फिर से बोल रहा हूं आपको प्रूविंग में लिखवा दे रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए काम हो जाएगा आपका। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये हो गया क्या, टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी कितनी बन रही है। ठीक, नेगेटिव में आ रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये जानिए। चलिए आपने अभी पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले ये कर लूं, नील बॉर्डर खत्म कर लूं, पूरा नील बॉर्डर, नील बोर का मॉडल मैं इसको पूरा खत्म कर लूं तो भी देखता हूं। ठीक है, नील बोर ने जो अपना आपका जो मॉडल दिया था, अब उन्होंने अपना एक मॉडल जो है किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई किया, एलिमेंट का नाम क्या था, हाइड्रोजन। तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि नील बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नील बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सवाल ये उठता भैया हाइड्रोजन ही क्यों और किसी का नाम क्यों नहीं लिया, नील बोर, बोर्स बोलिए, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। की दिक्कत वाली बात यहां पे ये है कि इनका जो मॉडल है नील बोर का वो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही अप्लाई होता है, भाई कहीं और अप्लाई कर दिया है पीरियोडिक टेबल में, हीलियम पे, सोडियम, पोटेशियम किसी पे अप्लाई कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इनका जो थ्योरी जो निकल रही है सही, वो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही अप्लाई हो पा रही है, बाकी कहीं अप्लाई नहीं हो पा रही। ठीक, इसलिए इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन वाला ही दिया, बाकी और किसी ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक, इसमें हुआ क्या, वही पूरी कहानी सुना देता हूं मैं आपको, सुन लीजिए। द मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक, दैट इन्होंने जो आपका इन्होंने कहा था कि घूमता है लेकिन स्टेबल नहीं था, तो उसको उन्होंने सही किया था। सही करने के बाद उन्होंने किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, चलिए मेन पे आता है। रदरफोर्ड मेड सर्टेन मॉडिफिकेशन, ठीक, सर्ट कुछ उन्होंने मॉडिफाई किया था। इन्होंने जो अपना क्या, जो उन्होंने पहले दिया था एटॉमिक मॉडल, पहले एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बाद कौन सा दिया, हाइड्रोजन वाला दिया। तो हाइड्रोजन वाला देने से पहले उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए, पहला कहता है क्या, पहला देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट मतलब फर्स्ट पॉइंट बोलिए, पोस्टुलेट बोलिए, जो मर्जी है आपकी। फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए ये क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी। जो कि मैंने अभी आपसे कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें एनर्जी उसी कम नहीं होगी, ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, उसी ऑर्बिट में चुपचाप घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। ठीक, तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है ये। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ठीक, दूसरी बात क्या है? सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली दोज ऑर्बिट विच इज एंगुलर मोमेंटम। यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का, इसका आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का। क्या होता है? कैपिटल एल होता है। आपने 11वीं की पढ़ा होगा, अगर ये तो पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन देखिए सेकंड पोस्टुलेट, आपको पोस्टुलेट्स याद रखने हैं एज इट इज, कोई टफ नहीं है ये चैप्टर। ये क्या था चैप्टर, सेकंड चैप्टर में देखिए क्या है सेकंड पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में ही घूमेगा, उसमें खर्च नहीं होगी। तो जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट है पता कैसे चलेगा? तो वहां पर उन्होंने कंडीशन दी है, वो जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट उसी में खर्च होगा जहां पे एक एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन को क्या करेगा, वैसे सेटिस्फाई करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 पाई, जो h upon 2 पाई बराबर होगा। मतलब क्या? L इज इक्वल, L किसके लिए होता है? L यूज होता है किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम दिखाने के लिए। L जो रहता है वो NH upon 2 पाई, NH upon 2 पाई। और n यहाँ पे क्या है? n आपका होगा क्या? 0 1 2 3 4। आपका क्या n यहाँ पे? आपका नंबर ऑफ शेल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्बिट में वो घूमेगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो पता ही है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पोस्टुलेट देखिए, इलेक्ट्रॉन माइट टेक ट्रांजिशन फ्रॉम one orbit to another orbit when is that photon is equal to this। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, ये नहीं कर रहा हूं मैं। थर्ड पोस्टुलेट देखिए आप, थर्ड पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोस्टुलेट्स देखिए, लिखवाऊंगा पहले, बाद में, पहले समझिए। मैंने कहा ये होता है एटम, ये होता है आपका ऑर्बिट्स, ये एक ऑर्बिट, एक दो ऑर्बिट। इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए ये आपकी है पहली ऑर्बिट, इसको आप ये बोल रहे पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, ऐसे आएगा। ये है दूसरी ऑर्बिट, ये है तीसरी ऑर्बिट। मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा हर एक ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे आप यहां से निकलोगे एनर्जी बढ़ेगी, इसकी कम है, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, ऐसे बढ़ता चले जाते। ठीक, मान लिया जो पहले वाले की एनर्जी मान लिया सपोज दैट 10 जूल है। कितनी है? 10 जूल है। इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां पे बैठे हुए। इन भाई साहब को जाना है कहां? सेकंड पे। कहां जाना है? सेकंड पे। अभी हमने कहा कि हर एक ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। मान लो कितनी इसकी एनर्जी, मान लो यहां पे इसकी एनर्जी चाहिए 30 है। कितनी है? 30। तो अगर इन भाई साहब इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे जाना है तो इनकी एनर्जी भी कम से कम 30 होनी चाहिए। अगर इसकी एनर्जी 30 नहीं है तो भाई साहब ये नहीं जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इनको सेकंड में लेके कैसे जाएं? सेकंड पे लेके कैसे जाएं? 10 जूल एनर्जी इनके पास पहले से ही है, इन्हें चाहिए कितनी? 30 चाहिए। यानी कितनी कम पड़ रही है? 30 माइनस 10 यानी कितना आया हमारे पास? 20 जूल एनर्जी और चाहिए। मतलब इन्हें अगर मैं 20 जूल एनर्जी बाहर से दे दूं, बाहर से ये एब्जॉर्ब कर ले, तो 10 प्लस 20 कितना? 30 हो जाएगा। तो 30 यहां पे पहुंच जाएगा। यानी वो डिफरेंस आपको निकालना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको यहां पे जाना है, तो बेसिकली आपको इन दोनों क्या चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर यहां से यहां भेजने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। समझ में आया? फिर से बोल दे रहा हूं,
अगर आपको निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक, तो आप उन दोनों ऑर्बिट का डिफरेंस निकाल लेंगे। किसका डिफरेंस? एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, जो डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी आप इसको देंगे तो वो यहां से यहां बाहर तक पहुंच जाएगा। क्लियर? तो यही बोला, लिखवा रहा हूं मैं। ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ दे रहा हूं मैं। चलिए थर्ड पोस्टुलेट लिखवा दे रहा हूं। ठीक, तो ये थर्ड पोस्टुलेट है, वो किसके बारे में? थर्ड कि आपका जो मूव करेगा, हाँ याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर से हायर पे, हायर से, उसे बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। कि वो ट्रांजिशन हुआ या एक्साइटेड हुआ, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 हुआ। क्लियर? देखिए बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो जाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। कितने जाता है देखिए, तो वो क्या? वो होगा ठीक। इसके देखिए एक और केस बनता है यहां पे, देखिए एक और दो केस बनते हैं यहां पे। पहला केस था अगर वो लोअर से हायर पे जा रहा है, लोअर एनर्जी से हायर लेवल एनर्जी पे जा रहा है, तो भाई ये एब्जॉर्ब करेगा। इसका उल्टा केस देखिए, इसका उल्टा केस भी दिखा देता हूं मैं आपको, यहीं पे दिखा देता हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। अगर वो हायर से लोअर पे आ रहा हो, क्या हो? हायर से लोअर पे आ रहा हो, हायर से लोअर पे आ रहा हो। यहां पे देखिए एक और केस है, मान लीजिए भैया वो 2 पे बैठा हुआ था, यहां पे 2 पे बैठा हुआ था, उसे आना 1 पे है। 2 पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, 2 पे एनर्जी कितनी है? 30 जूल है। ठीक, 1 पे एनर्जी कितनी चाहिए? 10 जूल चाहिए, 10 जूल होती है। मान लिया था, ये अपने तरफ से मान रहा हूं 10 जूल, एक्चुअल 10 और 30 नहीं होती है, लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, समझा के बता रहा हूं आपको कि 10 और 30 होती है। ठीक, हमने कहा 2 की एनर्जी ज्यादा, तो आना 1 पे है, यानी अगर वो 30 से निकालनी पड़ेगी एनर्जी, कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। अब 30 10 यानी क्या? 20 निकालना पड़ेगा। निकालेंगे, इसको बोलते हैं क्या? इमिशन। जब वो यहां से यहां आएगा तो जो एक्स्ट्रा 20 जूल की एनर्जी यहां पे मौजूद है वो निकालेगा। वो क्या करेगा? निकालेगा रेडिएशन कलर के फॉर्म में। आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि जो कलर आपको जो कलर्स दिखते हैं एटम के थ्रू, वो ऐसे ही निकलता है कि जब ट्रांजिशन होता है तो जो निकालता है एक्स्ट्रा एनर्जी वो हमें कलर के फॉर्म में दिखती है। यही क्या होता है? कलर होता है। क्या होता है? कलर होता है। ठीक, तो जहां से चला उसे बोलेंगे इनिशियल, जहां पहुंचा उसे बोलेंगे क्या? फाइनल। क्लियर? चलिए, तो जितनी एनर्जी निकलेगी एच न्यू, ये फोटोन की बात चल रही है, फोटोन की, वो होगा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। ये होता है क्या आपका, कितनी एनर्जी निकलेगी। ठीक, चलिए आपको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं। चलिए डायरेक्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। अब मैंने यहां पे आपने अभी तरफ से मान लिया कि भैया ये कितना होता है, ये 10 होता है, ये 30 होता है। अब आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्ट कितनी होती है, एग्जैक्ट कितनी होती है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, क्या यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ENERGI, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है। इसे EN मतलब क्या कि 1 की है, 2 के, 3 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक, जो पहला फॉर्मूला इसके अंदर वो है माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर। मतलब क्या, कौन अगर 1 का निकालना है 1 रखोगे, 2 का निकालना है 2 रखोगे। ये किसमें है? ये जूल में है, ये जूल में। एक बार याद रखिएगा, मैं कोई आपको सिखाया था, अगर आपको जूल कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अपने आप में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे अपने आप में एक यूनिट होती है, किसकी? एनर्जी की यूनिट होती है। कैसे निकालते हैं? जब आप जूल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हो 1.6 × 10⁻19 से, तो आपका जो आएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके एक और फॉर्मूला होता है, कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो आता है आपका -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। ठीक, दोनों फार्मूले आप याद रखोगे। ये पहला वाला जूल में, दूसरा वाला क्या है?
दूसरा वाला किसमें है? दूसरा वाला आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। ठीक, फटाफट निकाल के दिखाता हूं आपको मैं, फटाफट निकाल के दिखाता हूं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जैसे निकाल के दिखाता हूं मैं। अब चाहे तो रट्टे मान लीजिए, चाहे तो याद कर लीजिए। ठीक, देखिए मान लिया मैंने बोला भाई साहब ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। पहले में एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला निकालिए। फॉर्मूला हमारे पास है क्या? En कितना होता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकालूं 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n इक्वल टू 1 इसके लिए निकालूं कितना आएगा? तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं E2 के लिए निकालूं तो E2 कितना हो जाएगा? -13.6, n क्या हो गया? 2 हो गया, 2 का स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। ठीक, कितना आएगा? -13.6 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया हमारे पास? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा निकालूं तो E3 -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हमारे पास ये आया? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया हमारे पास। ठीक, चलिए, तो ये क्या आपका एनर्जी लेवल है कि आप एनर्जी आपको मिल गया कि आपको हर एक एनर्जी की, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है। तो बेसिकली आपको यही वाला यूज करना है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पहली बात फिर से बोल रहा हूं कि आपको जो एनर्जी गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है या जूल में गिवन है। जूल में करेंगे तो फॉर्मूला दूसरा वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो आंखें चौकन्ने हो गए। ठीक, गधों की तरह नहीं काम करना है बिल्कुल। ठीक, चलिए, आपको मान लीजिए डिफरेंस निकालना, आपको डिफरेंस निकालता हूं आपको डिफरेंस। ठीक, लास्ट टॉपिक है ये, थोड़ा सा आगे बचा हुआ है अभी, पहले ऐसे पढ़िए आप इसको। डिफरेंस निकालना, जैसे मान लीजिए पहला वाला था ये 1 था, वाला 2 था। ठीक, पहले की एनर्जी कितनी थी? पहले की थी -13.6 थी। दूसरी कितनी थी? दूसरी की थी हमारे पास -3.40 -3.40। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजने में कितनी एनर्जी चाहिए मुझे। मैं इसे इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट बैठा हुआ है, जब ये बोलूं, यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का एटम है, क्या बोलेगा? कहेगा कि हाइड्रोजन का एटम है। या वो ये आपसे ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले बैठा हुआ, बोलेगा हाइड्रोजन का एटम है। आपको ये मानना पड़ेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मतलब क्या? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में कितना आता है? एक पहला वाला इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में आता है, मतलब वो पहले से ही 1 में बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कहां बैठा होगा? पहले में ही बैठा होगा। ठीक, आप बनाते हो ना शेल KLMN, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा भैया, 9वीं क्लास में। तो पहले ही शेल में बैठा हुआ, तो आपसे ये नहीं बोलेगा, पहले आपसे बोलेगा हाइड्रोजन का एटम है। अगर आप मान लेना है कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो पहले ही शेल में आता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद ही है भाई, तो वहीं पे होगा और कहां होगा। ठीक, तो आप इसे बाहर से कितनी एनर्जी दीजिए कि वो इतने पहुंच जाए। कुछ नहीं करना, दोनों डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने क्या हो जाएगा? हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। देखिए, इनिशियल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल 3.6 3.40 और माइनस प्लस 13.6 13.6। ठीक, -13.6 -10.10। इसमें अगर बाहर से आप अगर डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आप निकालिए कि आपका -13.6 माइनस इनिशियल से फाइनल, कहां जाएगा? 3.40। कितना आएगा? 3.40 माइनस प्लस हो जाएगा 3.4, -10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहां पे आप 10 समथिंग कुछ दोगे यहां से, तो वो यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक, कल इस पे और डिटेल क्वेश्चन करवा देंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। कल हम करेंगे क्या इसके बारे में, और एक ही 2 टॉपिक बचा रह गया है। प्लैंक्स कांस्टेंट बचा हुआ है और डी ब्रॉगली मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पाई, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पाई, बस एक ही 2 चैप्टर रह गए हैं, एक ही 2 टॉपिक रह गया, कल ही खत्म हो जाएगा। और कल इस पे क्वेश्चन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आज पे आते हैं डी ब्रॉगली से, डुअल नेचर पे, इस पे एक्साइटेशन एनर्जी पे और बोर्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। कल मैं करवा दूंगा।
ठीक। और जो भी मैंने क्लास अब तक पढ़ाई है, जो क्लास अभी ऐप पे अपलोड हो गई हैं, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, एसी करंट और किरचॉफ लॉ वगैरह रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, उनके न्यूमेरिकल्स अभी मैंने नहीं करवाया। तो न्यूमेरिकल्स उनके हर चैप्टर्स की अभी सिंगल सिंगल क्लास होगी न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको मैंने पहले पढ़ा थ्योरी, पहले आप थ्योरी पढ़िए और न्यूमेरिकल्स तो मैं लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। क्लियर? तो क्लास यहीं पे एंड होती है आज। ठीक है, अपना डाउट मुझे भेज दीजिए यार, व्हाट्सएप पर। ठीक।